नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। अप्रैल में हम लोग थर्ड वीक के पीआईबी न्यूज एनालिसिस को कवर करते हैं। आप लोग को पता होगा कि पीआईबी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम में या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जब भी आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, आपके आंसर को एनरिच करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग रेगुलर बेसिस पर पीआईबी जो है इसको जरूर अपने टाइम टेबल के अंदर, अपने शेड्यूल के अंदर जरूर इंक्लूड कर लो। तो 15 से लेकर 21 अप्रैल जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए नोटिफिकेशंस और क्विज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो चलिए, जिन भी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले कि भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये दर्जा जो है वो कैसे मिलता है और कौन कौन सी हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार द लिंक बिटवीन फ्लश, ड्रॉट एंड क्लाइमेट चेंज, अचानक जो सूखा आता है और फिर क्लाइमेट चेंज, इसके बीच में आखिरकार क्या रिलेशंस हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हम भारत में बाघ संरक्षण का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व जो है क्या हम इसको डेमोक्रेटाइज जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन के तौर पर हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। सेम सेक्स मैरिज की बात में, यानी कि उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको भी हम लोग यहाँ पर जिक्र करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट है रैनसमवेयर की रिपोर्ट। रैनसमवेयर जैसे आज एक बहुत अजीबोगरीब घटना जो है वो हम लोगों ने पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार क्या हुआ कि एक गाना जो है वो बनाया गया था और वो स्पेसिफिक किसी जो रिलीजन है उसको टारगेट कर रहा था। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रैनसमवेयर अटैक हैं वो काफी बढ़ गए थे। तो ऐसे बहुत बार ओकेजन्स आते हैं जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो देखेंगे हम लोग कि रैनसमवेयर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में संवैधानिक प्राधिकरण, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इन इंडिया। सबसे पहले कि क्या कॉन्टेक्स्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या इसके बारे में कहता है। नीड फॉर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और कई ऐसे फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग जिक्र करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की दो हालिया टिप्पणियों का भारत में विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों की स्वतंत्रता की अवधारणा पर सीधा जो है वो असर पड़ेगा। यानी कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, बेसिकली उसी के आधार पर जो है इसको रिलेट किया गया है कि कौन जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अथॉरिटी है और कौन नहीं है। तो राज्य की राजनीति में राज्यपालों की भूमिका सेना बनाम सेना, यानी कि बेसिकली ये जो टाइटल है इसको आप लोग याद रखना। इसके मामले में सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों का राजनीतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बनना चिंताजनक है। आप लोगों ने सरकार या आयोग के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आप लोगों ने एक जो है सरकार या कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो पढ़ी होंगी। उसमें ये कहा जाता है कि जो भी गवर्नर है, स्टेट के गवर्नर, वो कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव नहीं होने चाहिए। दूसरी बात कि कभी भी उनका डोमेस्टिक जो है वो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, मतलब जिस राज्य के अंदर उनकी तैनाती है उसी राज्य के वो मूल निवासी भी नहीं होने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन जो थी वो सरकारी कमीशन के द्वारा दी गई थी। भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बात की गई। जैसे हम लोग जब जिक्र करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका जिक्र किया गया है। तो न्यायालय ने इस संवैधानिक पदों के लिए उपयुक्त नामों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन करके सीसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, और ईसी मतलब इलेक्शन जो कमिश्नर्स हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति करने के अपने विवेकाधिकार से कार्यपालिका को जो है वो वंचित कर दिया है। आप लोग को पता है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के कई अपॉइंटमेंट्स के अंदर चेंजेस जो है वो भी किए गए थे। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि नीड फॉर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए लोकतंत्र को नियंत्रित और संतुलित की जो है व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भारत का लोकतंत्र लोक सेवा आयोग, सीएजी, ईआईसी, वित्त आयोग आदि जैसी विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों के लिए जो है प्रदान करता है। बिना किसी कार्यकारी हस्तक्षेप के राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र को विनियमित यानी कि कंट्रोल करता है उसको। ठीक है। उन्हें भय या पक्षपात के बिना और राष्ट्र के व्यापक हित में कार्य करने में सक्षम बनाता है। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर देयर इंडिपेंडेंस, आखिरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको उनकी इंडिपेंडेंस के लिए कैसे श्योर करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को सभी संवैधानिक प्राधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देना। ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कि सीईसी है या ईसी है या सुप्रीम कोर्ट की जज वगैरह है,
सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ना कोई प्रोविजन जरूर रहता है, कोई ना कोई आर्टिकल जरूर डिक्लेयर रहता है। तो इन दीज बीस ऑफ ग्राउंड यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है उनकी इंडिपेंडेंस को। इन संस्थाओं के प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति सेवा शर्तों की जो है वो भी प्रावधान करता है। जैसे अगर हम लोग इजीली कहें तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके लिए आर्टिकल यूज करते हैं 75, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल 76 आदि के अंदर नियुक्तियां जो है अपॉइंटमेंट्स उनकी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो यहां पर भी बेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रहा है। ये सब के सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, इसीलिए हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को हमेशा डिक्लेयर करता है जो उसके अंदर ऑलरेडी वहां पर मेंशन है। तो आर्टिकल 324 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। और वो पार्लियामेंट के कानून के द्वारा ही जो है वो रूल करते हैं। राष्ट्रपति सभी मामलों में प्रमुख रूप में पीएम के साथ मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। संविधान उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा वाक्यांश को केवल पदों यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, राज्यपाल पर नियुक्ति के संदर्भ में जो है वो बेसिकली क्या करता है, उनको इम्पोज करता है, ठीक है, पोजीशंस के लिए। तो ये बेसिकली क्या होता है कि कई बार संवैधानिक पदों से अलग करता है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि उनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि सीएजी की हम लोग जब बात करते हैं आर्टिकल 148 के थ्रू, तो सीएजी के लिए कुछ अलग प्रोविजंस हैं उनको हटाने के लिए। बाकी सबको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन सीएजी को हटाना है तो बेसिकली वही रूलिंग जो है फॉलो की जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है के न्यायाधीश उसी प्रकार से हटा सकते हैं जिनको जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो बेसिकली सीएजी को यहाँ पर क्या हो गया कि एक प्रिविलेज जो है वो यहाँ पर जो है मिल चुका है, ठीक है। सीएजी और गवर्नर की नियुक्ति के लिए सुपरिभाषित मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करेंगे, यानी कि बेसिकली क्या किस चीज की किस रिफॉर्म की जरूरत है कि सीएजी की नियुक्ति सीधे तौर पर राष्ट्रपति कर देते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए भी बेसिकली एक जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए सीईटी के चयन की प्रक्रिया एक समिति की नियुक्ति से शुरू होनी चाहिए, नामों को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, तीनों नामों का एक पैनल का अंतिम चयन करना चाहिए और उसके बाद में राष्ट्रपति को भेजे और राष्ट्रपति जो है उस पर अंतिम मोहर लगा दे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है उनके लिए निर्धारित किया गया है कि जब भी आपको अपॉइंट किया जाए तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि एक ड्रॉट यानी कि सूखे में और क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या डिफरेंस है। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये बड़ी ही गजब की पिक्चर है कि एक लाइन जो है वो सीधे तौर पर डिक्लेयर ये कर रही है कि एक तरफ सूखा है और एक तरफ हरियाली है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसने पहले काफी मौज ली होगी और क्लाइमेट चेंज की परवाह नहीं की होगी, खूब जो है वो सीएफसीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एसीज वगैरह उनका यूज किया होगा। तो यहाँ पर शुरुआत में इन्होंने बहुत मौज ली और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको जो है बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने से इनके अंदर ड्रॉट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी क्रिएट हो गई। तो समस्या का सामना इनको बाद में करना पड़ा। यहाँ पर जो है जैसे हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन इन्होंने अपनाया, पेस्टिसाइड जो थी वो उन्होंने काम में नहीं लिए, खास तौर पर इन्होंने जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया, क्लाइमेट चेंज पर बड़ा ध्यान दिया। तो इसके कारण इनको जो है बाद में फायदा मिला। तो हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक नए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में तेजी से सूखा पड़ना आम जो है वो होता जा रहा है और मानव जनित जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण जो है वो बनता जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड क्राइसिस होते हैं। जैसे हिमालय रीजन की हम लोग बात करें तो 40% वहां पर जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि स्नोफॉल होता है, फ्लड वगैरह आता है। तो ये बेसिकली क्यों होता है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण ही होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पेनिनसुलर रीजन जो है वो 42% अनरिकॉग्नाइज्ड क्राइसिस जो है वहां पर होता है, ठीक है। फिर हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो 100% आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे गजब की वैल्यू है, यानी कि खतरनाक वैल्यू है। ये क्राइसिस में एक अपने आप के एक कह सकते हैं कि बिल्कुल पीक को दिखाता है कि, है ना। तो आकस्मिक सूखे की तीव्र शुरुआत या तीव्रता है। यह असामान्य रूप से उच्च तापमान, हवाओं और विकिरण के साथ वर्षा की सामान्य से कम दर में गति में जो है वो सेट होता है। आमतौर पर गर्म मौसम के दौरान होता है और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र स्थान अधिक जो है संवेदनशील होते हैं। पारंपरिक सूखा एक धीमी गति से शुरू होने वाली
प्राकृतिक आपदा है जिसकी विशेषता वर्षा की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की जो है वो कमी होती है। कॉज क्या क्या है इसके? उच्च तापमान जो है वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी से वाष्पीकरण के द्वारा पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को भूमि से वायुमंडल में स्थानांतरित किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉज है हाई टेम्परेचर के लिए, जो कॉज है उसके कॉज के तौर पर हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सूखे के लिए और हम लोग देखें तो फ्लश यानी कि फ्लैश सूखे यानी कि इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉट, फ्लैश ड्रॉट को कैन आल्सो बी टाइड टू रिदमिक क्लाइमेट पैटर्न, यानी कि बेसिकली एक उसको रिदमिक क्लाइमेट पैटर्न से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे अल्नीनो की, लानिनो की हम लोग बात करते हैं, तो ये दोनों जो घटनाक्रम है ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि अल्नीनो और लानिनो कहां पर होता है। तो अल्नीनो जो बेसिकली इफेक्ट करता है वो एशिया के अंदर इफेक्ट करता है मानसून के लिए, तो मानसून जो है वो कमजोर पड़ जाता है, और लानिनो के कारण मानसून बहुत तेजी से आता है जिसमें फ्लड वगैरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो जब भी इस साइकिल के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो ये हमेशा क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यदि पर्याप्त रूप से पहले ही भविष्यवाणी नहीं की गई तो मिट्टी में नमी परिवर्तन मतलब आप लोग कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर जो है एग्रीकल्चर के लिए वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स है, इकोसिस्टम है, गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सब जो है धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन की दर यानी कि चेंज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड सॉइल मॉइस्चर हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द की अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है कि चेतावनी के संकेत के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स के तौर पर हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग विल हेल्प पॉलिसी मेकर्स एंड फार्मर्स प्लान अकॉर्डिंगली। तो जितने भी नीति निर्माता है, ठीक है, वो एक बेसिकली प्लान जो है वो बड़ा गजब का बनाए। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, उप सहारा अफ्रीका और अमेजन बेसिन जैसे उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र स्थानों में धीमे सूखे की तुलना में अचानक सूखा जो है अधिक हो जाता है कई बार। स्टडी के अंदर और भी पाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफी ज्यादा जो है होती जा रही है। बेसिकली क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर CO2 जो है वो काफी हद तक रिलीज होती है, और जैसे जैसे रिलीज होती जाती है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काफी हेल्प कर देती है। अब इससे होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसका असर सीधे तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो साइकिल है, एनवायरमेंटल साइकिल है, उसको इम्पैक्ट करता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगते हैं, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल हो चुका है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो फसल चक्र है, जो हमारा क्रॉप का साइकिल है, वो भी क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि बारिश जो है वो अब सर्दियों गर्मियों यानी कि लगभग आपको कभी भी बारिश देखने को मिलती है, मानसून आया ना आए फिर भी कई बार बारिश हो जाती है, कई बार मानसून आने के बाद भी जो है वो बारिश नहीं होती है। तो बेसिकली क्या है, सब क्लाइमेट चेंज के ही इफेक्ट हैं। ठीक है, चलिए क्या अब देखिए यहाँ पर बाघ संरक्षण के लिए डेमो जो है डेमोक्रेटाइज जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पिक्चर को ब्लैंक इसलिए छोड़ा गया है ताकि मैं कुछ समझा सकूं आप लोगों को। तो आप लोगों ने एक NTCA इसको पढ़ा होगा, है ना? तो ये बेसिकली टारगेट्स जो है यानी कि टाइगर जो है तो उनके लिए 1973 के अंदर एक योजना बनाई गई थी, और लगभग हम लोग देख सकते हैं कि 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, 50 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेटाइज जो है इससे क्या रिलेट करता है कि बेसिकली जब भी पॉलिसी बनाई जाए तो वो बेसिकली इस तरीके से बनाए जाए कि किसी भी स्टेट के अंदर से बाघ जो है वो 2967, ये हम लोग बाघों की गणित जो है भी देखते हैं। सबसे ज्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, लगभग 526 के आसपास। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि कर्नाटका के अंदर 524 जो है वो बाघ पाए जाते हैं। तो बेसिकली द टाइगर स्टेट जो है वो MP कहते हैं। लेकिन बस बात ये है कि डेमोक्रेटाइज करने का मतलब है कि उनको जो है रक्षा करने के लिए कैसे कैसे हम लोग उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग देखते हैं कि अभी हम लोग जो है वो चीता वगैरह लेके आए थे अफ्रीका से, बहुत सारे चीता जो है उनके अंदर मर भी चुके हैं। तो अब इनको बचाने के लिए कैसे जो है कंजर्व करने के लिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे इनको बचाया जाए। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि भारत अपने टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के 50 साल मना रहा है, भारत में संरक्षण अभ्यास में क्या बदलाव की जरूरत है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मतलब पॉलिसी जो है उसके अंदर क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो द टाइगर इज एन अम्ब्रेला स्पीसीज, मतलब एक बेसिकली एक कैट स्पीसीज है, और कैट स्पीसीज में आप लोग देखते हैं कि लॉयन है, टाइगर है,
पैंथर्स वगैरह हैं, नॉर्मल कैट्स वगैरह हैं। तो एक अम्ब्रेला बहुत सारी स्पीसीज जो है, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर बहुत सारे जानवर अलग अलग जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बाघ को बचाने का मतलब पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बचाना है, यानी कि इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत में बाघ पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों से लेकर हिमालय की तलहटी के जितना भी तराई क्षेत्र है, घास के मैदान है, वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सुंदरबन के जो मैंग्रोव डेल्टा वन है वहां पर भी पाए जाते हैं, और राजस्थान के बिल्कुल सूखे इलाके में भी जो है वो टाइगर्स पाए जाते हैं। रणथंभौर वगैरह में आप लोग देखते ही हैं। तो टाइगर जो है वो इकोसिस्टम के हिसाब से, उसके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में बाघों की आबादी को बनाए रखने में सक्षम था। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार अगर हम लोग देखें तो बाघों की संख्या में 6.7% जो है वो वार्षिक वृद्धि हुई है, और पिछले 4 वर्षों के अंदर ये गणित जो है वो देखी गई है। अनुमानित लगभग संख्या 3167 होगी, मतलब 2967 जो थी उसके अंदर 200 का इजाफा जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 4 सालों के अंदर। तो शिफ्टिंग बेसलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले से जो है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इनके अंदर हुआ है, और पहले से बाघों की संख्या जो है वो भी बढ़ी है। ठीक है, तो कई सारे प्लान जो है वो इनके लिए बनाए गए हैं। जैसे री इंट्रोडक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है कि ताकि इनकी जो है गिनती अत्यधिक की जाए, या फिर मान लीजिए कि किसी दूसरी कंट्री से हम लोग यहाँ पर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इससे आनुवांशिक विविधता का नुकसान होगा, दीर्घकालीन जनसंख्या व्यवहार्यता और प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति को बनाए रखने में उम्मीद जो है वो कम हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि हम किसी दूसरी प्रजाति को अपने इंडिया के अंदर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है इनडायरेक्टली हमें ही होता है ना, क्योंकि हमारी जो रीजनल या हमारी जो लोकल स्पीसीज है उनको नुकसान जो है पहुंचना शुरू हो जाता है। फिर नैरो एंड एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, क्योंकि देखिए जैसे शिकार वगैरह करना है ना, और बाघों की संख्या धीरे धीरे अगर मान लीजिए कम भी हो रही है तो कहीं पे पोचिंग जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो संरक्षण पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्रों के एक नेटवर्क पर निर्भर करता है। बाघों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि उनके आवास। और देखिए क्या है कि जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कोई स्टूडेंट करता है तो कहते हैं कि आप पहले जो है वो उनके मन मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन पावर पर ध्यान दीजिए कंपेयर टू क्वेश्चन को याद करने पे। क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद होने लगेगा ना, बात ये है। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर बाघों की संख्या बढ़ानी है तो उनके रहने का स्थान जो है उनको बहुत दुरुस्त जो है वो करना पड़ेगा, रिफ्रेश उनको करना पड़ेगा, उनको संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, अब भारत के साथ में क्या इश्यूज हैं? देखिए, प्राकृतिक आवासों का प्रबंधन एक एजेंसी द्वारा किया जाता है, और इसलिए संरक्षण के दृष्टिकोण से एक वचन और अनन्य मतलब सिंगुलर और एक्सक्लूसिव जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो जाता है। फिर एक साइंटिफिक अप्रोच जो है उसकी तरफ हम लोग नहीं बढ़ते हैं। देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग R&D के ऊपर जो है वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। हम लोग सीधे एग्जीक्यूशन की जो है फॉर्म में आ जाते हैं कि हर चीज को एक्सिक्यूट कर दो, एक्सिक्यूट कर दो, एक्सिक्यूट कर दो। कोई भी योजना होती है सीधा उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन R&D उसके ऊपर बहुत कम होता है, इसलिए योजनाएं जो है वो बार बार बदलनी पड़ती हैं, कई बार जो है कैंसिल भी होती है। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट्स के तहत टाइगरों को जो बचाने के लिए जो भी पॉलिसीज हैं उनको सीधे तौर पर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं विदाउट एनी R&D। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइक ऑफ साइंटिफिक ओवरसाइट जो है वो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, हालांकि कान्हा टाइगर रिजर्व में चीतल आबादी में विस्फोट यानी कि बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ी है, लुप्त प्राय बारहसिंगा के लिए आवास को अनुपयुक्त बना दिया है। पानी की अत्यधिक प्रावधान वन्य जीवों की आबादी में प्राकृतिक जलवायु संचालित विविधताओं को जो है वो कम करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक प्रतिबंधात्मक कानून है, और संरक्षण में सहायता के लिए आम नागरिकों के लिए कोई नीतिगत ढांचा और प्रोत्साहन नहीं है, चाहे वह बाघों के लिए हो या किसी अन्य प्रजाति के लिए हो। नतीजतन इन जो है इन पीए से आगे बढ़ के, यानी कि जितने भी ये एक्ट वगैरह हैं इनसे आगे जो है संरक्षण नहीं हो पाता है। बेसिकली ये जो एक्ट वगैरह बनाए गए हैं इनको ग्राउंड लेवल पर लागू करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अनसाइंटिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो अगर हम लोग साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बाघों की गणना के 50 साल बाद भी बाघों की संख्या कमोबेश उतनी ही जो है बनी हुई है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाने के कारण। 2023 की प्रारंभिक रिपोर्ट ने दिखाया कि भारत अब झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर के जंगलों में बाघ जो है वो वहां पे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जबकि पश्चिमी घाटों में संरक्षित क्षेत्रों के भीतर बाघों की आबादी स्थिर या बढ़ी हुई है। इन क्षेत्रों के बाहर बाघों की संख्या में काफी जो है वो कमी आई है। ठीक है, अब आगे क्या रास्ता हो सकता है? संरक्षण को विकेंद्रित करें, मतलब बेसिकली जितनी भी इनके आवास स्थल हैं, कंजर्वेशन हैं, उनको डिसेंट्रलाइज करें अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जहां पर इनके क्लाइमेट सूट करते हैं वहां वहां जो है इनको डाइवर्सिफाइड करें। ठीक है,
और स्थानीय समुदायों, नागरिकों, वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और व्यवसायों को संरक्षण के सार्थक के रूप में भाग लेने की अनुमति देने की ढांचे की आवश्यकता है। यानी कि बेसिकली जहां पर भी बाघ पाए जा रहे हैं वहां के लोकलाइट्स हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ में अच्छे से तालमेल बनाया जाए और फिर इस चीज को लागू किया जाए। उदाहरण के लिए आरक्षित वन को एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ सह-प्रबंधित, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि को-मैनेज करे, है ना? जैसे मान लीजिए जंगल के अंदर कोई आदिवासी कोई निवास करती है, कोई जाति निवास करती है, तो उसके साथ में इसको ऐसे मैनेज किया जाए कि स्थानीय समुदाय को भी फायदा हो, है ना? और फिर वहां पे जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसको भी जो है फायदा हो। तो बेसिकली कंक्लूजन पर हम लोग ये पहुंचेंगे कि बाघ जो है, अगर इनको संरक्षित करना है तो एक साइंटिफिक मेथड जो है उसको अपनाना पड़ेगा और इनके पुनर्वास के लिए, इनके रहने के लिए जो जगह है उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की, हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने कम्युनिटी जरूर सुनी होगी एलजीबीटी की, हम लोग बात करते हैं एलजीबीटी। ठीक है, एक धारा है, एक सेक्शन है 377, है ना? 377 एक सेक्शन है, इसको अब तो जो है वो रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया था मार्च 2018 के अंदर। मार्च 2018 में इसको रद्द कर दिया गया था। अंग्रेजों के ब्रिटिश टाइम से जो है वो चली हुई आ रही थी। समलैंगिक बेसिकली देखिए कल्चर हमारा है नहीं, है ना? सीधे तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है ये हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन होता क्या है कि समाज बदलता है तो धारणाएं बदलती हैं, पॉलिसीज बदलती हैं। तो समाज ने थोड़ा सा बदलाव लिया, तो इसीलिए भारत के अंदर समलैंगिक यानी कि सेम सेक्स मैरिज जो है इसको फिर अडॉप्ट किया और इसको जो है अप्रूवल दी। लेकिन फिर भी कई सारे इश्यूज जो हैं, कंसर्न्स वगैरह इसके साथ में आते हैं। कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे, बैकग्राउंड की हम लोग बात करेंगे, द इशू ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, फिर आर्गुमेंट्स ऑफ पिटिशनर्स, व्यू ऑफ सेंटर्स, अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। चलिए कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर जो है सुनवाई करने वाली है, यानी कि अब तो हो चुकी है बेसिकली। और बेसिकली ये भी कहा गया कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है इसमें ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो बेसिकली कानूनी मान्यता देने और कानून को लिंग तटस्थ बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर सुनवाई जो है वो कर रहा है। इससे पहले अदालत ने इन याचिकाओं को एक संवैधानिक पीठ को भेज दिया था, क्योंकि मामले में कुछ चीजें शामिल हैं। जैसे हम लोग बात करें कि एक और विशेष विवाह अधिनियम, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदुओं के लिए 1955 का एक्ट लागू होता है, और फिर हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए जो है वो 86 के कई रूल्स वगैरह लागू होते हैं। तो बेसिकली इनके लिए कौन से ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। और फिर दूसरी और ट्रांसजेंडर्स की बात करें, ट्रांसजेंडर्स कपल्स की बात करें, उनके लिए राइट्स की जो है वो कहां पर है। तो बेसिकली इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा था। तो भारत के अंदर जो है सेम सेक्स मैरिज को लेकर क्या इशू है, तो विवाह एक सामाजिक स्थिति है जो कानून द्वारा प्रदान की जाती है। ये कानून समान सेक्स विवाहित जोड़े यानी कि सरोगेसी द्वारा बच्चों को गोद लेने, ठीक है, बच्चे पैदा करने का अधिकार, विरासत के अधिकार, पेंशन आदि के अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सभी वयस्कों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपके पास में आर्टिकल नंबर 21 है, आप जो है वो इंडिपेंडेंस के थ्रू आप अपनी क्या कर सकते हैं, शादी वगैरह किसी के साथ में भी कर सकते हैं। खास तौर पर जैसे सेम सेक्स मैरिज जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि कोई भी इसके नुकसान जो है वो ना हो पाए, इसका ध्यान में रखा जाए। वे कानूनों की कानूनी रूप में अर्जित लाभों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बेसिकली क्या है कि हर चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई तलाक वगैरह के आते हैं मुद्दे या फिर सरोगेसी के मुद्दे आते हैं, तो उनके लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन सेम सेक्स मैरिज, ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अभी नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम केवल निकट संबंधी को अंग दान के लिए मृतक के शरीर के उपयोग या आपत्ति करने पर की अनुमति देता है। मतलब कोई भी अंग वगैरह जो है ऑर्गन से डोनेट वगैरह कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वहीं पर जो है उनकी परमिशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। आईटी अधिनियम 1961 की धारा 80 एक निर्धारित कुल आय की गणना के लिए कुल राशियों की कटौती का प्रावधान करती है। जब ऐसी राशि का भुगतान जीवन साथी की ओर से किया जाता है, तो फिर ये जो है एक बेसिकली ये भी एक इशू जो है वो बना हुआ है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इक्वलिटी मस्ट एक्सटेंड टू ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, होम, वर्क प्लेस एंड पब्लिक प्लेसेस। तो जीवन के सभी क्षेत्रों, घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर समानता का विस्तार होना चाहिए। समान लिंग विवाह की गैर मान्यता के तहत अधिकारों का उल्लंघन होता है। कानून यानी कि एक आर्टिकल 14 आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूल ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर है।
फिर आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है कि भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 19 की, आर्टिकल नंबर 21 की, ये सब जो है वो बेसिकली क्या है कि कहता है कि जो पिटिशनर्स है वो कहते हैं कि यार सबको समान अधिकार मिला हुआ है तो फिर इनको क्यों नहीं मिल सकता है। इनके लिए भी वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए जाने चाहिए। ऐसा होने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 जैसे कानून का लाभ समलैंगिक जोड़ों को प्रदान किया जाना चाहिए, है ना। याचिकाओं का विरोध किया और बेसिकली उनकी पोषणता पर जो है सवाल उठाया। यदि अदालत समान लिंग विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज की अनुमति देता है तो यह मौजूदा कानून में विचार किए जाने की तुलना में एक अलग विवाह नामक सामाजिक संस्था के न्यायिक निर्माण की राशि होगी। तो केवल विधायिक आने की हम लोग बात करते हैं जब लेजिस्लेचर की, ठीक है, तो कानून को इस तरह बदलाव करने का अधिकार है उनको उनके पास में। तो बेसिकली कंसर्न ये है कि जो और लोगों को अधिकार मिला हुआ है वैसे ही सेम सेक्स मैरिज जो है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। विवाह निजी क्षेत्र तक ही जो है सीमित नहीं है। विवाह का विनियमन एंड रेगुलेशन बहुत हद तक समाज द्वारा स्वीकृति जो है उसका मुद्दा है। यह तर्क विवाह की राज्य मान्यताओं पर आधारित है। फिर हम लोग बात करते हैं लता सिंह बनाम यूपी राज्य 2006 की, शफीन बनाम अशोकन केएम 2018 की, लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी कर्नाटक यानी कि बनाम कर्नाटक राज्य की। तो ये एक जो है आर्टिकल नंबर 21, और उस समय यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया था। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017, एलजीबीटीक्यू के अधिकार जीवन, निष्ठा और गरिमा के अधिकार में निहित हैं। वे स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का सार जो है वो बनाते हैं। नवतेज सिंह जोहर बनाम यूओआई, ठीक है, 2018। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके तहत सेम सेक्स मैरिज वगैरह इनको जो है वो एक कहीं ना कहीं अधिकार देने की बातें कही गई है। तो भारत जैसे एक डाइवर्सिफाइड कंट्री के अंदर जैसे लाइक इंडिया के अंदर आप देखिए कितने डाइवर्सिफिकेशन है। तो सेम सेक्स मैरिज की और जो है बेसिकली आसान नहीं होगा यहाँ पर इतना ज्यादा। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी डेवलप्ड नेशन के अंदर देखते हैं तो वहां पर आप लोग एलजीबीटी के अधिकारों की बात बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर बेसिकली होने वाला नहीं है। बहुत जो है मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है। इतना आसान भारत के अंदर कोई भी इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होना जो है इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022 की। देखिए रैनसमवेयर रिपोर्ट क्या होती है। मान लीजिए कि रैनसमवेयर यानी कि फिरौती आप लोगों से मैं मांगू, किसके लिए। मान लीजिए कि आप जो है आपका मोबाइल मेरे पास में है या आपके मोबाइल को ऑपरेट मैं कर रहा हूं, कंट्रोल में कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग तो मेरे पास में है, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैं आपसे कंट्रोलिंग करने के एक फीस जो है या फिर एक रकम जो है या एक रिश्वत जो है वो मैं वसूल करूं, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रैनसमवेयर कहते हैं। और जैसे ही आपने वो रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की, वो कंट्रोलिंग पावर मैंने आप लोगों को दे दी, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसको हम लोग कहते हैं रैनसमवेयर। तो खैर डेफिनेशन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया CRT.in ने बताया कि रैनसमवेयर हमले न केवल पैसे से प्रेरित है बल्कि भू राजनीतिक संघर्ष से भी प्रेरित हैं। मतलब जियो पॉलिटिक्स से भी ये रिलेट करते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि यूएसए, रशिया, चाइना, ये हमेशा बहुत आरोप वगैरह लगा रहते हैं कि इन्होंने जो है जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं उनसे छेड़छाड़ की है। रैनसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जिसे फिरौती का भुगतान किए जाने तक कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा तक पहुंच को अवरुद्ध जो है करने के लिए डिजाइन किया गया है। समझ गए आप लोग। जैसे वानाक्राई 2017, ठीक है, नोटपेटिया 2017, गैन ग्रेब, ये काफी फेमस हुआ था वानाक्राई वाला, उसने तो बहुत जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी किया था, ठीक है। अब देखिए रैनसमवेयर क्या काम करता है कि यहाँ पर देखिए ये हैकर है, ठीक है, और हैकर ने क्या किया, बेसिकली इनर्शियली एक्सेस किया, नेटवर्क जो है उसको हैक किया। नेटवर्क करने के बाद पूरा डेटा और बैकअप जो वगैरह जो है उसको एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट करने के बाद जो है उसने पूरा का पूरा उसको क्या कर दिया, उस साइट को ही, है ना, इस साइट को ही क्या कर लिया, उसको पूरी तरीके से हैक कर लिया। साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004 पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संधि जो राष्ट्रीय कानूनों को सामंजस्य द्वारा इंटरनेट और साइबर क्राइम को संबोधित करने की कोशिश करती है। भारत एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। मतलब भारत ने जो बुडापेस्ट कन्वेंशन था 2004 के अंदर हुआ था उस पर जो है साइन नहीं किए हैं, ठीक है, जो कि साइबर क्राइम के बारे में बताती है। बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप लोग आर्टिकल नंबर 248 को पढ़ते हैं, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 248 को पढ़ते हैं तो वहां पर रेजिडरी पावर्स के बारे में लिखा गया है और साइबर क्राइम भी जो है इसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है। पॉलिसीज की बात करें तो भारत के अंदर नेशनल क्राइम सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के अंदर बनाई गई थी। दूसरी है नेशनल क्राइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये 2020 के अंदर जो है वो बनाई गई थी। अगर हम लोग योजनाओं की बात करें तो साइबर
सुरक्षित भारत योजना 2018 के अंदर जो है बनाई गई थी। ठीक है, फिर है साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम बनाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र जो है वो भी बनाए गए। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो CERT.in की हम लोग बात कर ही रहे थे, और इसके आगे बहुत सारी जो है इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हैं, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र है। ये सब क्या है, बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी के सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। देखिए, तो रैनसमवेयर तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो भारत में साइबर स्पेस के क्षेत्र में अगर सुरक्षित करना है, ठीक है, तो नेशनल साइबर स्पेस है, इसको अगर स्ट्रेंथ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी के अंदर और जो है कि साइबर जो अटैक्स है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। आज हम लोग अटैक्स को नहीं रोक पा रहे हैं। सीधे थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे कॉल जो है वो आपके व्हाट्सएप पर आ रहे थे, है ना। अब तो धीरे धीरे वो आना कम हो गए या बंद से हो गए हैं, लेकिन एक बार तो बहुत ज्यादा जो है वो आपके व्हाट्सएप कॉल आना शुरू हो गए थे। ठीक है, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2004 के अंदर। हेडक्वार्टर जो है उसके न्यू दिल्ली के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक कार्यालय है। ठीक है, यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी सुरक्षा को क्या करता है, मौजूद जो है मजबूत करता है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौर ऑफिशियल। यहाँ पर लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाती है। इसके साथ में ही जो क्विज वगैरह है वो भी आप लोग मुझे यहाँ पर आप लोग जो है वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेशन को एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।